ऑफ मोशन का जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका एप्लीकेशन है एफ नेट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये होता है जैसे एक बॉडी है, बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। लेट्स से ये वाला फोर्स कितना है, F1 है, दूसरा वाला फोर्स F2 है, और थर्ड वाला फोर्स जो है F3 है। फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है। इन सब फोर्स का जो वेक्टर एडिशन होगा ना, जब वेक्टर के साथ हम ऐड करेंगे, और जब वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, ये मास इंटू एक्सलरेशन के इक्वल होना चाहिए। बहुत सिंपल सा दिखता है ये लॉ। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन इसका आगे देखते हैं। तो उसके लिए पहले अपन को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब सारे फोर्सेस को इंडिकेट करने आना चाहिए। तो इस तरह से अपने पास बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उनको। कैटेगरी जो है उसको वेट फोर्स बोलते हैं, मतलब वेट की वजह से जो फोर्स आता है उसको वेट फोर्स बोल दिया। अब देखो ये वाला जो ब्लॉक है, इसमें जो वेट फोर्स आएगा वो m इंटू जी आएगा। m क्या है, मास ऑफ दिस बॉडी, और g क्या है, ग्रेविटी। वही वाला फोर्स यूज कर रहा हूँ, या फिजिकल टू एम ए, बट a के प्लेस पे क्या हो गया, यहाँ पे g हो गया। और ग्रेविटी क्या होती है, किसी भी बॉडी को डायरेक्टली डाउनवर्ड पुल करती है। तो अगर ग्रेविटी डाउनवर्ड पुल कर रही है, इसका मतलब इसका एरो डाउनवर्ड होगा। अच्छा, इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो इंक्लाइंड पे रखा है, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पे, लेकिन जो इस पे ग्रेविटी लगेगी वो ऐसे ही लगेगी डाउनवर्ड, दैट इज व्हाट mg। मतलब ग्रेविटी विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए अर्थ। अब यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को हैंग किया है, इस ब्लॉक का मास m है। अब इस पे भी जो ग्रेविटी होगी वो डाउनवर्ड लगेगी, m इंटू जी। वही m इजिकल टू एम में ही यूज कर रहा हूँ, बस इस केस में क्या है कि इन प्लेस ऑफ a दैट इज इक्वल टू g, और g की वैल्यू कितना होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, ये पेंडुलम है, नेक्स्ट केस में ये पेंडुलम रखा हुआ है। इस पेंडुलम में जब ये ब्लॉक इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो ग्रेविटी किधर होगी, डाउनवर्ड। इस पोजीशन पे ग्रेविटी डाउनवर्ड। किसी भी पोजीशन पे ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, mg, एंड इट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और अपन डाउनवर्ड ही लेते हैं। तो ये तो रहा फोर्स ड्यू टू वेट, इसको वेट फोर्स भी। दूसरा फोर्स जो यूज होता है वो टेंशन फोर्स यूज होता है। जैसे देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को someone is pulling, this guy is pulling this block, but this string is slack, I mean no tension in this string is equal to 0। इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब इसमें कोई टेंशन नहीं, तो इसमें टेंशन फोर्स तो हमने 0 रख लिया। लेकिन अगर इस ब्लॉक को इसने पुल किया एंड स्टार्ट मूविंग, इस साइड मूव करने लगा ये आदमी, इन दैट केस व्हाट हैपन, देयर विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, और जब इसमें टेंशन आएगा वो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब अगर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन बोला जाए तो इस पॉइंट पे ऐसे होगी और इस पॉइंट पे ऐसे होगी। टेंशन फोर्स जो होता है हमेशा पुलिंग फोर्स होता है ना, इट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। रीजन क्या होता है, जैसे मान लो आप स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट का डायग्राम बनाओ, ये स्ट्रिंग है, ये रस्सी है, इस रस्सी का छोटा सा पार्ट लिया, इस साइड फोर्स आपने ले लिया F1 और इस साइड फोर्स ले लिया F2। अब जो स्ट्रिंग इतनी पतली है, इसका मास नेग्लिजिबल है, वी से इट मासलेस, इसका मास 0 मानते हैं। तो अगर नेट फोर्स में आपसे पूछूं F1 माइनस F2, मैंने ये ले लिया फोर्स F1 इज ग्रेटर देन F2। अगर F1 F2 से बड़ा है तो F1 माइनस F2 क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने बोला ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो मासलेस स्ट्रिंग का मतलब ये हो गया, ये मास की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसको 0 रखते हैं तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब F1 इज इक्वल टू F2। इट मीन्स अगर कोई स्ट्रिंग यहाँ पे लेते हैं तो हर एक पॉइंट पे जो होगा F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2, और F1 को भी हमने T लिया है और F2 को भी हमने T लिया है। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर हमने कोई स्ट्रिंग लिया है तो इस पॉइंट पे टेंशन T, इस पे T, इस पे T, सिमिलरली हर एक पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, T रहेगा, और ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब हमेशा ये पुलिंग फोर्स होगा। तो इससे टेंशन फोर्स का एक कंक्लूजन ये आ गया कि टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स होता है और
बॉडी से दूर की तरफ होता है और हर एक पॉइंट पे स्ट्रिंग के सेम होगा अगर ये दिया हुआ है कि स्ट्रिंग इज मासलेस। नेक्स्ट फोर्स देखते हैं, मतलब ये कंक्लूजन बता दिया हमने, एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग हैव ए सेम टेंशन। व्हाट इज कंडीशन फॉर दैट? कंडीशन फॉर दैट इज if string mass is negligible, like theoretically if I say mass of string is 0, in that case tension will be same at every point. Normal reaction force, contact force, जैसे देखो एक सरफेस है, इस सरफेस क्या है, इस सरफेस पे क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो अब इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, इस सरफेस की वजह से ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड, और mg किधर होगा, डाउनवर्ड। ये ऐसा क्यों है? जैसे मान लो इस आयरन के ब्लॉक को अब वाटर सरफेस पे रखो, इट विल सिंक, अंदर डूब जाएगा। किसी मडी सरफेस पे रखो, आई मीन्स इन क्ले, कुछ ऐसे सैंड पे रखो, तो उस पर क्या होगा कि स्लाइटली इट विल गो अप, स्लाइटली इट विल गो डाउन, मतलब धीरे धीरे डाउन होगा। बट हार्ड सरफेस पे इट विल स्टे। इसका मतलब क्या होता है कि हार्ड सरफेस जो है इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, इसका नेम देखो, नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब फोर्स हो गया, और नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अभी इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर आप देखोगे ये तो अप है, लेकिन अगर मैंने आपसे इसका नॉर्मल रिएक्शन पूछा, इस वाले का, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर ये वाला हो गया। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर वर्क करता है, और mg कैसा वर्क करता है, डाउनवर्ड। अच्छा, मैंने इस सरफेस का परपेंडिकुलर आपसे पूछ लिया। देखो ये सरफेस है, एक बाउल रखा हुआ है, बाउल के ऊपर एक छोटा सा स्फीयर रखा हुआ है, ये वाला। तो अब इस सरफेस का परपेंडिकुलर अगर मैंने आपसे पूछा, इस वाले सरफेस का, इस बाउल का परपेंडिकुलर, तो वो होगा रेडियली आउटवर्ड, मतलब इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हो गया, और mg का इधर हो गया, डाउनवर्ड। अच्छा, इस केस में अगर मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ऐसा कॉर्नर है, और हमने एक रॉड इस पे रख दिया, तो अगर हमने इस पे एक रॉड रख दिया, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर हो जाएगा, इस वाले का हो जाएगा राइट साइड, और इस वाले का हो जाएगा अप। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। परपेंडिकुलर किसके? सरफेस के परपेंडिकुलर, जो भी सरफेस आप यूज कर रहे हो उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये तीन फोर्सेस हो गए। एक तो लिया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फर्स्ट वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, सारे जो फोर्सेस होते हैं ना, उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, उसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम अगर इस मास का बनाना है, तो देखो इस मास पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अगर दूसरे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इस वाले ब्लॉक का, अब इस पे देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे लग रहा है mg डाउनवर्ड, और इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अच्छा, मान लो इसको आपने एक स्ट्रिंग से यहाँ से अटैच भी कर दिया, एक रस्सी से ऐसे अटैच किया हुआ है, तो इस पे क्या होगा, इस पे टेंशन भी लगेगा इस साइड। अब देखो इसमें देखने वाली बात है क्या, नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जो टेंशन होना चाहिए वो स्ट्रिंग के अलोंग होना चाहिए, एंड पुलिंग फोर्स होना चाहिए, और जो mg होना चाहिए वो डाउनवर्ड। तो अगर आप देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने इधर बना रखा है। नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है नॉर्मल रिएक्शन, देखो परपेंडिकुलर है, और ये टेंशन है, टेंशन जो है अलोंग द स्ट्रिंग है, अवे फ्रॉम द बॉडी है, ट्रू, और mg जो है डाउनवर्ड है। चलो इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, m1 और m2 का। अगर आप बॉडी m2 का डायग्राम पहले बनाते हो, यहाँ पे देखो m2 डायग्राम, ये वाला m2 है, तो m2 का डायग्राम बनाएंगे तो m2g तो डाउनवर्ड आ जाएगा, ये तो कौन सा है, वेट की वजह से है। नॉर्मल रिएक्शन किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ n आ जाएगा। अब टेंशन किधर आ जाएगा इसमें, राइट साइड, क्योंकि टेंशन जो होता है ना हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द बॉडी अगर देखोगे, m2 की बात कर रहा हूँ, इस पे अवे फ्रॉम द बॉडी जो होगा वो राइट साइड पे होगा, और m2g किधर होगा, वो डाउनवर्ड होगा, और नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, अपवर्ड। तो इसका डायग्राम हो गया। चलो अब इसका FVD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम इस वाले का। तो अगर इस वाले का FVD बनाओगे, इस वाले पुली का, तो इस पे देखो mg किधर लगेगा, m1g तो डाउनवर्ड हो, तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। लेकिन अब देखो इसमें टेंशन दो टाइप के लगेंगे, मतलब दो साइड से लगेंगे, एक तो हो गया ये t, और दूसरा हो गया ये भी t। इसको T1 और T2 मान सकते हैं, लेकिन क्या है, अपन ने एक ही स्ट्रिंग यूज किया है, एंड दैट स्ट्रिंग इज मासलेस। तो T1 किसके इक्वल हो जाएगा, T2 के इक्वल हो जाएगा, तो दोनों टेंशन क्या होंगे इसमें, सेम ही होंगे।
बनाते हैं। इसमें थोड़ा कांटेक्ट फोर्सेस, दो कांटेक्ट फोर्सेस हैं। तो अगर इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हो, देखो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम जो M1 का बनेगा वो ऐसे बनेगा, M1G डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो किधर होगा, अपवर्ड। अगर आप M2 का डायग्राम बनाते हो तो इसका कुछ डायग्राम ऐसे बनने वाला है, देखो M2G डाउनवर्ड, N2 अपवर्ड। अच्छा, जो N1 है ना, N1, ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन है, ये ब्लॉक M2 ने M1 पे लगाया था, तो जो M1 है वो भी M2 पे लगाएगा। कितना लगाएगा, वो N1 ही लगाएगा। तो देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। एक बार और बताता हूँ, देखो इसमें क्या है कि N1 अपवर्ड एंड M1G डाउनवर्ड। नाउ इन दिस केस दैट N1 जो रिएक्शन फोर्स हो M2 ने लगाया, किस पे, M1 पे, तो अब M1 भी N2 पे लगाएगा, M2 पे लगाएगा किधर, N1। तो मतलब ये जो N1 है, दिस इज रिएक्शन फोर्स ड्यू टू सेकेंड ब्लॉक ऑन फर्स्ट ब्लॉक, और ये N1 जो है इट्स ए रिएक्शन फोर्स ऑन द सेकेंड ब्लॉक ड्यू टू फर्स्ट ब्लॉक। ये रिएक्शन कहाँ से है, ये तो सरफेस की वजह से आया, और AM2G। इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया।